प्यारे बच्चों, आपको पिछले दिन मज़दूरों की ज़िंदगी और स्पिनिंग जर्नी के बारे में पढ़ाया था। आज उसी के आगे स्रोत खाक के अंतर्गत इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है पुस्तक के अनुसार। पहले देखें, फिर इसके बाद हम इसको डिस्कशन करेंगे। इसमें एक मजिस्ट्रेट ने सन 1790 में एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसमें उसे मज़दूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की सुरक्षा के लिए बुलाया गया था। मज़दूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की रक्षा के लिए बुलाया गया था। कोयला मज़दूरों और उनकी बीवियों के गिरोह की परेशानी के कारण क्योंकि उनकी बीवियों का काम स्प्रिंग इंजन के कारण छिन गया था। शुरू में वे बड़े अड़ियल ढंग से आगे बढ़े। ऊन उत्पादन में अभी अपनाई गई मशीनों को वे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने लगी थी। औरतों ने हंगामा मचाया था। आदमियों को समझाना आसान था, इसलिए कुछ खींचातान के बाद उन्हें शांतपूर्वक घर जाने के लिए तैयार कर लिया गया। जेएल हैमंड द स्किल्ड लेबरर 1760-1832 में उस समय ऐसा सवाल सामने आया। आप देख सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने के काम में लगे हैं। ध्यान देखिए, एक चरखे पर केवल एक ही तकली बना रही है। क्या चरखे पर केवल एक ही तकली बना रही है, अर्थात एक ही सूत काट रही है महिला। इस पर ध्यान दें। आप देख सकते हैं कि किस तरह भाप की ताकत से चलने वाले विशालकाय पहिए एक साथ सैकड़ों तकलियों को घुमाने लगते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, स्प्रिंग जर्नी टी निकोलसन द्वारा बनाया गया रेखा चित्र सन 1835 में। ध्यान से देखिए कि एक पहिए में से कितनी सारी तकलियाँ घूमने लगती थीं। अच्छा, 5, 6, 7 को देखिए। इसके बाद स्रोत खाक को दोबारा पढ़िए। बताइए, सारे मजदूर स्प्रिंग जर्नी के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे? सन 1764 में जेम्स हरग्रीव्स द्वारा निर्मित स्प्रिंग जर्नी एक ऐसी मशीन थी जिसने एक ही पहिए से अनेक तकलियों को घुमाना संभव बना दिया था, जबकि इसके पहले एक पहिए की मशीन केवल एक ही तकली से घुमा सकती थी। उस समय परिवार के सभी लोग इस कार्य में लगे रहते थे और कमाते थे, लेकिन स्प्रिंग जर्नी मशीन के आविष्कार ने उनके रोजगार को समाप्त कर दिया और बेरोजगारी को बढ़ा दिया। अब इस मशीन के एक ही पहिए से एक समय में अनेक तकलियाँ घुमाई जा सकती थीं, इसलिए बहुत सारे मजदूर स्प्रिंग जर्नी के इस्तेमाल का विरोध कर रहे थे। शहरों में निर्माण गतिविधियों के कारण श्रम की मांग मजदूरों की स्थिति में सुधार का समय तब आया था जब 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेज़ी से आगे बढ़ीं। लोगों के लिए नए रोजगार सृजित हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बनाए गए, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगों के निर्माण के साथ साथ निकासी और सीवर व्यवस्था का इंतजाम किया गया। नदियों किनारे तटबंध का निर्माण किया गया है। इन सब कामों से रोजगार के अत्यधिक अवसर उत्पन्न हुए। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में 2 गुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर 2 गुना हो गई। अब उपनिवेशों में औद्योगिकरण। तत्कालीन समय भारत और इंग्लैंड का उपनिवेश था। यहाँ के कपड़ा उद्योग में मशीनों और हाथ इन दोनों से काम हो रहा था। यहाँ पर भी औद्योगिकरण के कई विरोधाभास उभर कर सामने आ रहे थे। भारतीय कपड़े का युग। भारत में मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही आधिक्य था। बहुत से देशों में
में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। आर्मीनिया और फारसी सौदागर पंजाब से अफ़गानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ चीज़ें लेकर जाते थे। यहाँ के बने महीन कपड़ों के थान ऊँटों की पीठ पर लादकर पश्चिमोत्तर सीमा की पहाड़ी और दर्रों और रेगिस्तान के उस पार ले जाते थे। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के द्वारा भारत की खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल की हुगली नदी के द्वारा भी दक्षिणी पूर्वी एशिया बंदरगाहों के साथ अच्छा व्यापार होता था। निर्यात व्यापार से इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, वस्तुओं को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुंचाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के द्वारा बंदरगाह के पास के नगर देश के भीतरी क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों को अग्रिम धनराशि देते थे, बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत को लेकर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। भारतीय सौदागरों का नियंत्रण समाप्त होने की दशा। 1750 के दशक में भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला व्यापारिक नेटवर्क टूटने लगा था, क्योंकि 1750 के दशक तक यूरोपीय कंपनियां स्थानीय दरबारों से व्यापारिक छूट तथा एकाधिकार प्राप्त कर अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होने लगी थी। सूरत व हुगली जैसे बंदरगाहों जहां से भारतीय सौदागर अपनी व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करते थे, उनका पतन हो चुका था। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात से आश्चर्यजनक कमी आई। अब बम्बई व कलकत्ता जैसे नए बंदरगाह उभर कर सामने आए जो यूरोपीय व्यापारियों के नियंत्रण में थे। पुराने बंदरगाहों के स्थान पर नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती शक्ति का संकेत था। नए बंदरगाहों से होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। यूरोपीय जहाज़ों के माध्यम से ही होता था। निर्यात में कमी आने के कारण भारतीय व्यापारिक घराने दिवालिया होते गए। शेष बचे व्यापारिक घरानों को यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नियंत्रण में कार्य करने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं बचा था। बुनकरों को क्या लाभ हुआ? 1760 के दशक में बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी सत्ता को बहुत मजबूत बना रही थी। तब भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई, क्योंकि ब्रिटिश कपास उद्योगों का प्रसार अभी प्रारंभ नहीं हुआ था। यूरोप में बारीक भारतीय कपड़े की अत्यधिक मांग थी। यही कारण था कि कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को भी बढ़ाना चाहती थी। 1760 और 1770 के दशक में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्यात के लिए लगातार सप्लाई सरलता से नहीं मिल पाती थी। बुने हुए कपड़ों को प्राप्त करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ स्थानीय व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भी कर रहे थे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर बहुत मोल भाव करते थे। अपना माल सबसे पहले सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार ही को ही बेचते थे। सत्ता स्थापित हो जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए उपाय। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हो गई तो उसने कपड़े के व्यापार को एकाधिकार करने के लिए अनेक उपाय किए। प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश लगाने और कपास व रेशम से बनी वस्तुओं को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए और बुनकरों पर सीधा नियंत्रण करने हेतु अनेक उपाय किए। कंपनी ने बुनकरों और निगरानी रखने वालों पर माल इकट्ठा करने वालों, कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करने वालों के लिए वेतन पर कर्मचारी नियुक्त कर दिए। इन कर्मचारियों को गुमास्ता कहा जाता था। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगा दिया। माल तैयार करने के लिए बुनकरों को अग्रिम धन दिया जाता था। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज दे दिया जाता था। जो बुनकर कर्ज लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। उसे बुनकर
किसी अन्य व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। बुनकरों को जैसे जैसे कर्ज मिलते गए, महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी। अधिक कमाने की आशा से बुनकर अग्रिम धन अर्थात पेशगी लेने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास ज़मीन के छोटे छोटे पट्टे थे जिन पर वे खेती करते थे और अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरा कर लेते थे। अब वे इस ज़मीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। अब पूरा परिवार यही काम करने लगा। बच्चे व स्त्रियां सभी कुछ न कुछ काम करते थे, लेकिन जल्दी ही बहुत से बुनकर बाहुल्य गांव में बुनकरों और गुमास्ताओं के बीच टकराव की खबरें आने लगी। इससे पहले आपूर सौदागर प्रायः बुनकर बाहुल्य गांव में ही रहते थे। बुनकरों से उनकी नज़दीकी संबंध होते थे। वे बुनकरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते थे, संकट के समय उनकी सहायता करते थे। नए गुमास्ता बाहर के लोग थे, उनको गांव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, सिपाहियों और चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में वो बुनकरों को दंड देते थे। बुनकरों को प्रायः पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। अब बुनकर न तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी और को माल बेच सकते थे, और उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत ही कम थी, लेकिन वे कर्ज की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। ऐसी स्थिति में कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए। वे रिश्तेदारों के यहाँ किसी गांव के करघाल लगा लेते थे। कई स्थानों से वे अपनी कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने विद्रोह कर दिया। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्ज वापस करने से इनकार करने लगे। उन्होंने करके बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे। धन्यवाद।